मेहनत से ये डरते नहीं, मॉक टेस्ट से ये थकते नहीं, एग्जाम में तेजी इनकी जैसे हो बॉलिंग के आशीष नेहरा। लेट्स पुट योर हैंड्स अप फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 1 अर्जुन मेहरा। अर्जुन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो अर्जुन, अपन क्या है कि अपन इसको एक गपशप की तरह चलेंगे, जैसे एक आपका छोटा ही भाई या आपका एक छोटा जूनियर जो आज आपके पास आया है कि आपसे पूरी गाइडेंस लेना चाहता है कि भाई उसके एक सीनियर है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, जो कि आई थिंक बहुत बड़ी फीट रहती है, सीए इंटरमीडिएट हो चाहे सीए फाइनल हो चाहे सीए का कोई भी लेवल हो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिलेटिव, विच मीन्स दैट यू हैव लेफ्ट द पीपल बिहाइंड एंड देन यू हैव सिक्योर्ड दिस रैंक 1। तो सबसे पहले बार मैं सीधा सीधा एक ही बात पूछूंगा, आठों सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने आठों सब्जेक्ट के साथ डील किया स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट्स ग्रुप पर। सो आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मुझे दोनों ग्रुप्स देने हैं साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट मूव ग्रुप वाइज, ग्रुप वन पहले करूंगा, ग्रुप टू बाद में करूंगा। आई मिक्सड अप द सब्जेक्ट्स। हम्म। मेरा जेन्युइनली थ्योरी से बहुत प्रॉब्लम है। आई कांट डू थ्योरी, मुझे थ्योरी होती नहीं है। आई एम ओके। मोर ऑफ अ पर्सन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। हम्म। सो व्हाट आई डिड व्हिच रियली हेल्प मी वाज डूइंग टू सब्जेक्ट्स एट वंस, वन थ्योरी एंड वन प्रैक्टिकल। तो ओके। प्रैक्टिकल से सेट ऑफ हो जाता था थ्योरी का जो भी सर दर्द होती थी। राइट राइट। बाद में आई took it to three subjects because I had the time एक बार में हम्म। तीन सब्जेक्ट्स करने का। मूविंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें कौन सा आता था, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्स, इन हम्म। सब का मोर और लेस सेम ही स्ट्रैटेजी थी। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था। हम्म। जिन भी फैकल्टी से क्लासेस आपने लिए, हम्म। do those videos very very well. Whatever question is being done, whatever sir or ma'am or हम्म। whoever is teaching you is asking you to write them down, उसे हम्म। लिख लो। हम्म। जो जैसे सर बोलते हैं, नोट्स बना लो उस टाइम पे। हम्म। जो भी क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं उन्हें कर लो। वेर एवर पॉसिबल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन, इवन दो यू हैवंट एवर डन इट। चाहे रफ में करना है वैसे कर लो। राइट। Once you're done with the videos, then entire module of the faculty, नॉट आईसीए मॉड्यूल, जो भी फैकल्टी की मॉड्यूल थी, हम्म। उसमें कई बार क्वेश्चन स्किप्ट होते हैं बिकॉज 6 क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं, वो सर एक ही कराते हैं क्लास में। राइट। आई वुड सजेस्ट व्हाट आई डिड, डू ऑल ऑफ देम एक हम्म। बारी, पूरी फैकल्टी की मॉड्यूल फर्स्ट से लास्ट तक कर लो। ठीक है। ये डू साइड बाय साइड एज यू आर डूइंग योर लेक्चर्स। एक चैप्टर हो गया, देन लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे। सेल्फ हम्म। स्टडी में कैन डू दिस। सो बाय द टाइम यू आर डन विद योर लेक्चर्स, हम्म। एक दो लेक्चर्स की रिवीजन हो गई, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पुराने लेक्चर की रिवीजन हो गई, फिर हम्म। एक बार अलग से यू डूइंग क्वेश्चंस, उसकी रिवीजन हो गई। बाद में तो सिंपल है, यू हैव टू डू एमटीपी, आरटीपी, आईसीएम मॉड्यूल, एंड डेट दिन में आईसीएम मॉड्यूल रिव्यू करना है। So a lot of questions to do, हम्म। but this is a standard pattern: practice, 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 practical method. It प्रैक्टिस is प्रैक्टिस basically where प्रैक्टिस। theory gets कि हर subject की different approach होती है, at least for me. हम्म। Starting off with law ने मुझे बहुत problems दिए थे initially, हम्म। but ultimately I got pretty used to how हम्म। to go हम्म। about it. So law में तो sections, if you ask me, सीधा सीधा learn करने पड़ते हैं। You can't, there's no way to go around it, हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। चाहे अपने वर्ड्स में भी मतलब क्या ही लिख सकते हो, यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स ऑफ द सेक्शंस। राइट राइट राइट। वो तो करना ही पड़ेगा। सो लॉ में तो आई वुड सजेस्ट लर्न सेक्शन करके, यू हैव द सेक्शन, यू नो द कीवर्ड्स, लर्न दोस कीवर्ड्स, बंद करके बुक को बोलो ऐसे। और कोई देयर इज नो अदर कोई वे टू और गो तरीका अबाउट नहीं माय है। लॉ राइट राइट। and learn the sections. ये तो I've been a very strong proponent, whether it be law, whether it be tax, whether it be audit, कोई भी सब्जेक्ट हो, essays, AS, हम्म। section references लिखने हैं, if हम्म। possible subsection references भी लिखो, although that's not really possible to हम्म। learn all of them, but हम्म। learn all of them, at least the section numbers सारे clear होने चाहिए। All my answers I started in every paper started with the section number or the essay number, so examiner को पता चल जाता है that the person knows ही क्या लिखना है आगे। So वो राइट राइट। बोर हो रहे होते तो skip through the entire answer, I assume. राइट राइट। So this is law. Then came, उसके बाद कौन सा है हमारा, ऑडिट। audit, right? ऑडिट ऑडिट। So audit was one subject which I liked the most during my inter preps, and also terrified me the most for some reason. I don't know why. हम्म। So audit का तो simple way है for learning, make charts. हर हम्म। टॉपिक की साइड पे आई यूज्ड टू हैव दोस स्टिकी नोट्स जो पॉपअप हम्म। नोट्स होते हैं। हम्म। हर टॉपिक की साइड पे मैं चिपका देता था, एंड उस टॉपिक का आई यूज टू मेक अ डायग्राम, जो ट्राइंगल हम्म। हो गया, चाहे वो कोई चार्ट होगा, कोई निमोनिक हो गया, हम्म। उसके साथ में। बिकॉज what that does is you can't increase the length of that sticky note, but the राइट। topic is very large, so you have to make sure कि उस नोट में वो समा जाए पूरा समाज टॉपिक। है। राइट। एंड
पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी फॉर्म हो जाती है या न्यूमोनिक मेमोरी फॉर्म हो जाती है. सो उससे आई डिड ऑडिट, एंड ऑडिट में यही है, ऑडिट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज काफी क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर, हम्म. बट उनके आंसर्स यू हैव टू राइट जो आईसीए मॉड्यूल में है. सो राइट. इसका यही वे है आई फील ऑडिट करने का. हम्म. बाकी ईआईएस एसएम अगेन वेरी सिमिलर टू ऑडिट. उसको आई वुड प्रेफर डू मोर बेस्ड ऑन न्यूमोनिक्स बिकॉज हम्म. उसमें अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब रेलेवेंट कंटेंट, बट द हेडिंग्स हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम जो आईसीआई ने लिखा है, राइट? सो दैट राइट. यू कांट रियली मेस अप. सो दैट इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. यही है थ्योरी या सब यही कुछ. इको थियोरेटिकल का है अपना ऐसे ही सा. है. यार देखो, मेरे को एक बात बताओ, अभी तक जो तुमने बताया, ये बताया कि जितनी भी क्लासेस ले रहे हो, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि यू टुक क्लासेस ऐसे घर पे बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे, मतलब यू डिड नॉट वेंट टू एनी सेंटर और ऐसा कुछ अपना सोचा नहीं, अपना घर पे बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे क्लास ली. बहुत बढ़िया. देन यू से कि जैसे जैसे जो जो मेरी पढ़ाई होती जा रही है, जो जो टीचर कराता जा रहा है, उसको मैं साइड बाय साइड रिवाइज करता जाऊंगा, और ये देखने के लिए कि मेरे को वो चीज समझ आ रही है कि नहीं, मेरे को याद हो रही है कि नहीं, मैं उसको ग्रेस्प कर रहा हूं कि नहीं. तो जो क्वेश्चंस उस चैप्टर के हैं उनको मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा. भले ही सिमिलर क्वेश्चंस 4 हो, 5 हो, 6 हो, मेरे को सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी हल्की सी, दूसरी बार जब मैं सिमिलर क्वेश्चन फिर से करूंगा तो थोड़ी कन्वीनियंस आएगी, एंड तीसरे चौथे तक आते आते प्रो हो जाऊंगा मैं उस चीज को लेके. तो दिस इज व्हाट यू वांट टू कन्वे. ग्रेट. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि आपने भी रिवीजन साइड बाय साइड कर लिया, एंड टुवर्ड्स द एंड प्रैक्टिकल अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो आईसीआई का मटेरियल इज अ मस्ट, कि आईसीआई के मटेरियल को हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे. देन हर टॉकिंग इवन इन अबाउट, थ्योरी सब्जेक्ट. हाँ, सेम सेम गोज विथ थ्योरी सब्जेक्ट्स. थ्योरी में यू सेड कि लॉ में प्रॉब्लम्स आई, एंड यू सेड कि सेक्शंस को लर्न करना पड़ेगा, कि सेक्शन नंबर याद कर लो. सो व्हाट डू यू फील कि सेक्शन नंबर याद करने से ये होता है कि हमारे पास पूरा चैप्टर एक माइंड मैपिंग में बन जाता है? इज दैट द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द सेक्शन नंबर? या फिर एक एग्जामिनर को ट्रस्ट आ जाता है कि भाई हाँ, इसने सेक्शन नंबर कोट करा है तो अंदर का भी सही लिखा होगा, या दोनों? Of course the second reason, examiner को तो पता चल ही जाता है, but I just feel, see, it's more of like a professional exam also. You're required to quote the sections that we're ओके. giving inter के exams at this level. I think the least which we are required to do is quote the sections. I राइट. mean, I have never been like a super proponent of the fact कि रट्टा लगा के हमें करना पड़ता है, but अब syllabus ऐसा ही है, ये तो might as well पूरा ही रट लो फिर. सो उससे, एंड इवन फॉर यू, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लॉ में ये होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग. कहीं कोई सेक्शन रेफरेंस है, कहीं कोई सेक्शन रेफरेंस है. नाउ द थिंग इज, इफ यू डोंट नो दैट सेक्शन नंबर एंड कोई रैंडम सेक्शन में आ जाता है, यू विल हैव टू गो टू दैट सेक्शन एंड सी ऑल द पॉइंट्स. बट इफ यू नो द सेक्शन नंबर, तो उस एक सेक्शन नंबर से वो जो सेक्शन में जो भी डिटेल्स है, सारा एवरीथिंग उस दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल सेक्शन 92 है एनुअल रिटर्न का, 92 में सारे पॉइंट्स सामने आ जाएंगे. सो इवन व्हेन यू आर डूइंग सम अदर सेक्शन, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम थिंकिंग कि वो क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स कम एकदम से दिमाग में. राइट, राइट, राइट. एंड ऑडिट में यू सेड कि चार्ट्स वगैरह बना के चलने चाहिए, एंड मतलब ऑडिट में व्हाट डू यू फील कि, मतलब सपोज यू टुक क्लासेस आल्सो, ठीक है, मतलब यू टुक क्लासेस फॉर आई थिंक ऑल द 8 सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, या स्पेशली फॉर थ्योरी, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू कि क्लास के साथ साथ हम उसको रिवाइज करके चले? मतलब लगता है कि वो इम्पोर्टेंट सही रहता है, कुछ फायदा होता है उस चीज का? रिविजन तो एट ऑल पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज मैंने लॉ में आई डिड, ओके, सो आई स्टडीड फॉर 15 months, सो आई स्टार्टेड विद लॉ. तो मैंने लॉ स्टार्टिंग में 3-4 महीने में कर लिया था. उसके बाद आई डिड नॉट डू लॉ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर 12 महीने बाद I like started revising law, I realized how I had totally forgotten law. So I basically had to do the entire learning phase again. So that is the thing. थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम आती थी थ्योरी को कंटिन्यूअसली रिवाइज करने का, बिकॉज यू आल्सो गॉट टू मूव ऑन. बट इवन इफ यू स्टे इन टच थोड़ा बहुत भी विद द सब्जेक्ट्स, दिस इज वेयर आई प्रेफर गिविंग मॉक पेपर्स, बिकॉज लाइक सब कुछ ही 3 घंटों में रिवाइज हो जाता है. बट लाइक इवन इफ यू आर थोड़ा कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट, दैट ऑलवेज हेल्प्स. ठीक है. सो यू सेड कि मैंने लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ी, मतलब ना, ये मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे अभी ना गौर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल सच सच बताना, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब लॉ पढ़ी थी, उसके बाद यू सेड कि एक बड़ा गैप आया, एंड देन यू सेड कि मेरे को वापस ऐसा लगा कि मैं लॉ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ. सच बताना, पहली बार ही मेहनत ज्यादा लगी थी या दूसरी बार ज्यादा मेहनत लगी, या मेहनत में कहीं ना कहीं कमी आई कि मन में लग रहा था कि मैं भूल गया हूं, बट एक्चुअली जैसे जैसे चीजें सामने आती जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार, ये मैं कर चुका हूँ पहले. तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली लग रहा था ज्यादा. फर्स्ट मेहनत तो ज्यादा होती है फॉर दिस सिंपल रीजन कि फर्स्ट टाइम लेक्चर्स करने होते हैं.
राइट एंड लेक्चर्स लंबे होते हैं, तो राइट। सेकंड टाइम लेक्चर्स का टाइम बच गया। आई वुडेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट था। फॉर एग्जाम्पल फॉर EIS SM मैंने इमीडिएटली उसके बाद किया, तो द लर्निंग टुक मच लेसर टाइम सेकंड टाइम में। बट सिंस द गैप वाज दिस लॉन्ग तो टाइम लगा, ऑब्वियसली उतना नहीं लगा जितना फर्स्ट टाइम राइट में लगा, राइट राइट। बिकॉज लाइक at least my I was conceptually clear, मुझे conceptual clarity थी। So यस मुझे उसमें प्रॉब्लम सेकंड टाइम सिर्फ लर्न करने में आई, बट ऐसा नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं था। I knew the subject, obviously I knew the subject, यस। so that is where it helped. सो क्या होता है मैं बताता हूँ अब वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। अब एज अ स्टूडेंट मेरे को ये लगता है कि यार अभी याद करके क्या फायदा, एग्जाम्स के पास ही पढ़ेंगे ना, ताकि तब पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इज दिस बेटर, और या फिर अभी पढ़ लेते हैं, एग्जाम्स के पास भी पढ़ लेंगे, तब टाइम कम लगेगा, तब एफर्ट्स कम लगेंगे, और कहीं ना कहीं हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। विच वन इज बेटर? First of all, I don't recommend at all, because you don't realize how huge the theory and the learning part is. And राइट last में you would be too overwhelmed by the amount of things you've got to learn, क्योंकि बहुत ज्यादा है। I wouldn't डेफिनेटली। window dress this कि कम है करने को, क्योंकि है बहुत ज्यादा काम करने को। So यस if you leave it for the last moment, then हो सकता है, but why take that chance unnecessarily, especially CA के एग्जाम में। So it's always better कि starting से तो कर लो, just in case last में टाइम ना मिले रिवाइज करने का, किस्मत होगी थोड़ा याद आ जाएगा, तो मे बी उस टाइम का भी याद आ जाए एग्जाम में। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड अब आती है बात EIS SM की। तो EIS SM क्या है कि इट्स अ नाइटमेयर फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, एंड द व्हाट यू सेड कि निमोनिक्स इज द गेम। एंड फ्रैंकली मैंने भी जो IT पढ़ा था वो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन मेमोरी टेक्निक्स ओनली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपना जो बिजनेस स्टडीज हम पढ़ के आते हैं क्लास 12 से, उससे थोड़ी हमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करना है, and वो कहीं ना कहीं रट्टा लगाने की अपने को आदत होती है, उसको हम डील कर जाते हैं। बट EIS यू से कि मेमोरी टेक्निक्स वगैरह यूज करनी पड़ेंगी, जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो उन पे शिद्दत से, मतलब मेमोरी टेक्निक्स को रट्टा लगा के उसको उसको कैरी ऑन करते चलो। बहुत सही। अब मुझे एक बात बताओ कि you were not only giving your CA inter exams, you were also doing your regular college, and regular college भी अपना next level बढ़िया वाला श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो वेंकी से आप हो नाउ। अब आप अकेले तो होते नहीं हो कॉलेज में, पक्की बात है, मस्ती मटर गश्ती सब चल रहा होता है। सो क्या लगता है कि मतलब जब आप कॉलेज में हो, और वो भी ऐसे कॉलेज में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस है, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स वहां पे जो कॉमर्स वाले होंगे, बीकॉम ऑनर्स वाले होंगे, वो CA कर रहे होंगे, तो क्या लगा कि वहां पे कोई ऐसे दोस्त बने जो साथ में CA कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं जब ये सिनर्जी क्रिएट हुई तो दैट एक्चुअली क्रिएटेड सम मैजिक? So actually, the thing is कि I knew कि मैं college में हूँ, and initially I'd given my foundation exam also while I was in college. I'd given November 2019 का attempt. So उस time पे भी I was very active. I was part of my dram soc. I was part of my department society. पूरा full fledged उस मौसम में मैंने दिए थे exams. So I knew inter बहुत difficult हो जाएगा अगर वैसे मैं करूँ. So I wasn't the most active in college, at least during my inter preparation, because I knew कि possible नहीं होगा. Even in my dram soc, I taken an inactive position because I knew once my exams were over, I'll get उतना ही active जितना I generally am, because I tend to get very involved in society work. So the key if you're doing regular college is, especially if it is online, मेरे लिए ये benefit था कि online था college, is to restrict your social circle. I would strongly suggest that. And to have friends outside of people who are just doing CA, because like CA वाले लोग, oh my god, life बहुत sad होती है सबकी, and वो it's very natural कि सब एक दूसरे के साथ रोएंगे. So I just had one friend who was doing CA. अच्छा। Also AIR4. AIR4? And we were very good. Yeah. सो And I दोस्ती was भी किसके साथ करी? AIR1 ने दोस्ती कर रखी थी AIR4 के साथ, और दोनों को AIR से पहले पता नहीं था कि ये 1 लेके आएगा और ये 4 लेके आ पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसी कौन सी चीज we एक्स्ट्रा have पढ़ी जो वो another पढ़ के friend नहीं गया? also. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. We were see this is the key. हम मेरी क्लास में there's AIR1 मैं AIR4 and another of our friend AIR2 also. अपन सब same class में है, and हम सबकी different strategies रही है पढ़ाई की, and we never communicated with each other regarding कैसे पढ़ाई होगी, because the thing is if you're preparing for CA, you know how you supposed to prepare for CA, and अपना बस करते रहो. हाँ, you always have that support system कि okay, you're part of a good college, you have people who are doing CA, you can always fall back on them. But again, for me the key was having friends outside of CA कि मैं उनकी लाइफ देख पाऊँ कि उन लोग की इतनी ग्लैमरस लाइफ है, वो लोग पार्टीज कर पा रहे हैं, वो लोग अपनी सोसाइटी स्टार्ट कर पा रहे हैं, वो लोग एक्टिव इंटर्नशिप्स ले पा रहे हैं, एंड वंस आई क्लियर माय एग्जाम्स आई कैन आल्सो गेट दैट लाइफ. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी रादर देन पीपल हु आर डूइंग सीए इन कॉलेज. राइट 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 राइट.
सो मतलब कहीं ना कहीं लगा कि मतलब ये जो लोग साथ में सीए कर रहे थे, चलो ठीक है, जो जो नहीं कर रहे थे उनको देख के यू गॉट मोटिवेटेड कि भाई अपने को भी अब ऐसी जिंदगी जीने को मिलेगी, बस एक बार इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर हो जाए अपने। जो लोग सीए कर रहे थे, कभी कुछ ऐसा लगा कि यार इन लोगों को मतलब देख के कई बार यू वर फीलिंग इंस्पायर्ड, मतलब बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स भी अपने को 8 पेपर निकालने हैं। मेरे को तो लाइक सच्ची बताऊं, मेरे को लगता है सीए फाइनल और इंटरनल दोनों आज के टाइम पे सेम लेवल पे चल रहे हैं। इट्स जस्ट दैट द सिलेबस गेट्स अपग्रेडेड सीए फाइनल लेवल पे, बट इफ आई टॉक अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड लेंथ, कहीं ना कहीं ओवरऑल सिमिलर लेवल पे है। तो जब वो इतना एक्सटेंसिव पीरियड होता है, व्हाट डू यू थिंक कितना सपोर्ट स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कि मतलब आपके पास दोस्त हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, जिन कठिनाइयों के थ्रू आप गुजर रहे हो वो भी सेम देख रहे हैं वो चीजें, तो कितना, व्हाट डू यू फील कि उसकी इंपॉर्टेंस कैसी रहती है? See, support system तो goes without saying, it is very important because हाँ। बहुत बहुत ज्यादा vast course है, हम्म। बहुत ज्यादा heavy course है, हम्म। and डर तो लगता ही है। राइट। स्पेशली अगेन आई मिस्ड एन अटेम्प्ट, तो मेरे लिए वैसे ही ज्यादा लंबा 15 महीने का पढ़ाई, एंड दैट टू आफ्टर दैट गॉट लाइक वो भी एग्जाम्स भी डिले हो गए थे, शिफ्टेड टू हम्म। जुलाई, तो और लंबा होता रहा। सो ऑब्वियसली दैट थिंग इज तो देयर, बट लाइक आई वुड वांट टू रीइटरेट अ फैक्ट हियर कि सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको कोई वो नहीं कर सकता रिप्लेस, बट what actually keeps you going is that internal motivation की करना है। हम्म। external motivation, external help बहुत help करता है, but to a limit, it is हम्म। what comes from within you। And even if you're looking for like a support system outside, which you should, you have to, बहुत लंबा period है, it राइट। can be anyone। For me it was my mother। we have a very open relationship, a very free flowing communication है हमारा। अच्छा। So for me it was my mother, it was my best friend। हम्म। For some people it might be a group of people, for example my our college also had like a very close knitted group of CA aspirants from the beginning who've been very close। So it can be any support system where there is no toxicity, because already काफी depressing environment हो जाता है इतना पढ़ के। So wherever there राइट। is no toxic element, just hang on to there and know and understand कि time आ जाएगा, आ थोड़ा time जाएगा। लगेगा, but you will ultimately reach the exams and they will get over। राइट राइट राइट। सो यार ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जो भी आप बोल गए ना, आई थिंक मोस्टली हम जब क्या है कि अपन जैसी अपना स्कूल छोड़ते हैं ना, हम सारी चीजें भूल जाते हैं। मतलब मुझे आज भी याद है जब अपने यूनिट टेस्ट होते थे और मैं यूनिट टेस्ट के पहले ना एकदम ऐसे गुमसुम बैठा होता था, हिस्ट्री का अगले दिन टेस्ट होता था और मेरे को लगता था यार कैसे याद होंगी ये सारी चीजें, बहुत टेंशन होती थी। तो आई यूज टू सिट विद माई मॉम, मैं अपनी मम्मा के साथ बैठता था, और वो शी यूज टू बी एन इंग्लिश टीचर। तो उनका क्या रहता था, इंग्लिश और एसएसटी ना मोस्टली जो बंदा इंग्लिश पढ़ाता होता है वो एसएसटी भी पढ़ाता है, क्योंकि क्या है कि एसएसटी को अगर याद कराना होता है ना तो वो क्या करती थी, उसको ना इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके मेरे लिए थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती थी। सो मैं जब उनके साथ थोड़ी देर बैठता था तो वो जो टेंशन मेरे को आ रही होती थी ना वो कहीं ना कहीं चली जाती थी। ना वो अब क्या होता है जब स्कूल चला जाता है, स्कूल अपन क्या है, अपने को ना ऐसे बड़े बड़े वाली फीलिंग आती है, अपन अब बड़े हो गए हैं, अपन अब कॉलेज चले गए हैं, नाउ वी हैव चेंज, नाउ एवरीथिंग इज चेंज, बट कुछ चेंज होता नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि you are just growing physically, mentally also you grow, but challenges remain the same, so it is important that you talk to people, because बात करने से वो चीज ना माइंड में हैवी नहीं हो पाती। एंड ऑफ कोर्स Venting जब is चीजें very हैवी हो जाएंगी और important, तुम्हारा whether सिलेबस you're doing ऑलरेडी हैवी CA है। or you're not doing CA, venting is very very important। राइट राइट राइट। तो हाँ मैं वही कह रहा था कि तुम्हारा सिलेबस वैसी हैवी है और दिमाग भी हैवी होगा तो कहीं ना कहीं बहुत नेक्स्ट लेवल धमाका हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये हाँ हमारी बात हो जाती है दूसरों के सपोर्ट सिस्टम और इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन के बारे में बताओ यार, व्हाट्स योर व्यू ऑन इंटरनल मोटिवेशन? क्या है इंटरनल मोटिवेशन? मतलब मैं क्यों करूँ सीए? मतलब पहले तो सबसे पहले मेरे को क्या मोटिवेटेड रखेगा कि मैं रोज सुबह टाइम से उठूं, रोज इतनी मेहनत करूं, क्या मिलेगा ये सब करके? जिंदगी तो एक दिन खत्म ही हो जानी है। नहीं मतलब मैं एक छोटे बच्चे की, आई नो कि इट इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन ना कि व्हाई टू स्टडी एवरी डे मैन। मैं जाके घूमूंगा फिरूंगा ऐश करूंगा। That's actually very right। My internal motivation dates back to 9th class, जब मेरी mom was like bro बैठ जाओ थोड़ा मेरे साथ एंड डिसाइड करो स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है तुम्हें, ऐसे सीधा सीधा साइंस तो नहीं लेने तेरी मैं तुम्हें। तो हाँ। वहां पर थ्रू आउट 9th वी डिड काफी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड वो एवरीथिंग वाज हिंटिंग टुवर्ड्स कॉमर्स एंड आई वाज लाइक चलो कॉमर्स करेंगे। एंड वहां पर मैंने देखा कि कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, तो सीए अपील टू मी अ लॉट, सो आई वाज लाइक चलो सीए करते हैं। दिस दैट डे टू टुडे
I've always been into CA. So I'll tell you why this internal motivation is important. First of all, if you've entered into CA कुछ सोच समझ के ही CA लिया होगा, ऐसे free में तो नहीं आते, चलो CA करेंगे यार, everyone knows how difficult of a course it is. So I'm not going to talk about how respected of a profession CA is या फिर कितना पैसे मिलते हैं, because that everyone knows कि क्या respected profession. It's more about either you enjoy right now अपना कॉलेज के दिन, या फिर मतलब नॉट दैट डोंट एंजॉय, बट लाइक सिर्फ एंजॉय करो, अभी कर लो, अगले 5 साल और कर लो, एंड देन यू कैन हैव अ वेरी मीडियोकर लाइफ पूरी जिंदगी, और यू प्रेप योरसेल्फ इनटू डूइंग समथिंग व्हिच यू विल एंजॉय फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. And CA preps you for something कि कुछ time walk through fire, but after that whatever work, whatever job you do, yeah, whatever own thing which you do will never feel like a pressure. It'll never feel like work. It'll feel as if you're doing something which you've always wanted to do. And that means that for the rest of your life, even if it is 25 onwards, बहुत ज़्यादा देर की बात कर रहा हूँ मैं, 25 onwards you're doing something which you love. So look at that कि अभी थोड़ा टाइम का स्ट्रगल है, but then when you're out of it, first of all you will have that security कि CA है, कभी भी ऐसा तो कभी हालत नहीं होने वाला कि बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, CA है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पैसा होगा, रिस्पेक्ट होगी, but more than anything you will be following your passion for the rest of your life. Right. What better than that? ठीक है, मतलब आई गॉट योर पॉइंट, व्हाट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. यू आर सेइंग कि सीए के बाद की जो लाइफ है उसको देख के मोटिवेटेड रहो. बट मेरे को पता है एक बात और लगती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, क्यों ना उसी को एकदम खुशी खुशी पढ़े. मतलब हाउ गुड वुड बी कि मतलब अगर आज मैं एफआर का मतलब अकाउंट्स का मान लेते हैं, मैं सवाल निकाल रहा हूँ, चाहे अकाउंट्स हो चाहे एडवांस अकाउंट्स हो, पार्टनरशिप अकाउंट में बना रहा हूँ, मेरा पार्टनरशिप अकाउंट में हर बार गलती होती है, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट मैच होने से रह जाती है. क्यों ना मैं अपने आप को ये मोटिवेशन दूं कि यार इस बार बैलेंस शीट मैच हो गई तो अपन मस्त एकदम शाम को जाएंगे समोसा चाट खाएंगे. या फिर अगर मैं अपने आप को मोटिवेशन दूं कि आज अगर मैंने ऑडिट के मतलब एक चैप्टर का पूरा मतलब मैंने हेडिंग के साथ पॉइंट्स का रट्टा लगा लिया, शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा. मतलब उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे को खुद पढ़ाई करने में मजा आएगा. बिकॉज मेरे को क्या लगता है कि एक ना अप्रोच में भी बहुत फर्क होता है दो स्टूडेंट्स के. मतलब नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई नो कि तुमको एक हाई मिलती होगी जब तुम एकदम बढ़िया सारी जर्नल एंट्रीज ठीक ठीक लिख जाते होगे, डेबिट क्रेडिट एकदम सही लिखा है, उसके आगे जो अमाउंट है वो भी एकदम स्टडी मटेरियल से जैसी मैच करती हुई मिलती होंगी. मतलब यू वुड बी हैविंग अ फीलिंग यार मैं तो क्लाउड 9 के ऊपर एकदम. तो वो जो फीलिंग होती है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता. एंड एज अ स्टूडेंट मुझे तो बड़ा मजा आता था जब इस तरह से चीजें मैच हो जाती थी. तो आई फील कि अगर हम उस प्रोसेस को उस वे में देखते हैं ना तो कभी ना बर्डन ही नहीं लगता. तो फिर ये सोचना भी नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या होगा. कि I never regretted a single day मेरी इंटर की preparation में. I used to enjoy every day. It never felt like a burden because I actually बहुत ज्यादा emo लगेगा ये, but I fell in love with all the subjects which I was doing. Right. मतलब एक जैसे connect होता है. Once that connection is formed, it's trust me, for me it was never about मैं AIR1 लाऊंगा या फिर मैं ये कर दूंगा, पता नहीं क्या फाड़ दूंगा फोड़ दूंगा. No, it was just that when I used to do a subject, I used to feel very happy. I used to feel as if that subject is giving to me, and if that subject is giving to me, I need to equally respect that subject by giving myself to that subject. And once that connection between you and that subject is formed, after that you just want to do कि perfect करना है subject को. That's it. That's all you want to do. And it's about perfecting. It's not about AIR1. It's about getting those 800 out of 800. It's about getting that perfect score because that subject gave you everything. So you should also give your everything to that subject. And ये बहुत ज़्यादा I realized spiritual हो गया at this point. But I do have that connect with This is the reality ना. मैं बताता हूँ, जो बंदा ये वीडियो देख रहा है ना वो कहेगा स्टडी मटेरियल तो बोल दिया सामने वालों ने, स्टडी मटेरियल पढ़े कैसे, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट अपन कितना देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट. तो वही है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट के ना थोड़ा तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है जो तुमको वो ऑफर करता है. अगर तुम वो वैल्यू लेते हो, उसको समझते हो, उसको रिलेट करके चलते हो, तुम्हारे दिमाग में तुम उसको सॉल्व करके खुश होते हो, तो कहीं ना कहीं देन द होल प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड. अगर तुम एकदम बेमन से कुछ कर रहे हो गया, तुम्हारा मन ही नहीं है यार क्या है क्यों है ये, तो वो आसान चीजें भी ना काफी टफ और डिफिकल्ट लगने लगती है. एंड दैट इज द रियलिटी. बहुत ही बढ़िया. मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉइंट दैट वी टच्ड इन दिस वीडियो. बट अभी आगे आने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अब एक बात बताओ यार अर्जुन, बीइंग अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, मतलब फाइनल में तो चलो ये चीज रहती है, ज्यादातर लोग नहीं करते, बट सीए इंटर में ना क्या होता है कि
काफी बच्चों के ना मन में एक चहल पहल रहती है कि फाउंडेशन के 9 मंथ्स, एक तो ये 9 मंथ्स करके ना बहुत बड़ी वो इन्होंने लगा रखे है कि सीए फाउंडेशन के 9 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स निकालने हैं। तो क्या लगता है ये 9 महीने का चक्कर क्या है और क्या आप इस चक्कर में आए? 9 महीने का चक्कर एक वे में काफी वैलिड भी है, एक वे में बहुत ज्यादा इनवैलिड मुझे लगता है। सो आई लाइक टेल यू बोथ द वेज। डेफिनेटली। मेरा क्या था, आई डिड माई रेगुलर कॉलेज, आई एम स्टिल डूइंग माई रेगुलर कॉलेज। So, as per ICI rules, you can't do articleship along with your regular college. तो मैंने अपना नवंबर 19 में मैंने अपना फाउंडेशन दिया। अब मैं उसमें 9 महीने लगा के अपना इंटर देता, 15 महीने लगा के लेता, 21 लगाता, उसमें के भी आगे करता एंड मैं क्लियर करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूँ अंटिल मेरा बीकॉम ऑनर्स नहीं खत्म होते हैं। सो द थिंग इज, मैंने आई स्किप्ड एन अटेम्प्ट, मुझे स्टार्टिंग से पता था मुझे नहीं देना, बिकॉज द थिंग इज दे के भी क्या ही उखाड़ लूंगा मैं। अगेन आई एम अ परफेक्शनिस्ट बाय नेचर। इफ आई वांट टू गो फॉर एग्जाम्स, आई वांट टू सिट फॉर एग्जाम्स व्हेन आई नो दैट आई एम प्रिपेयर्ड, एंड आई न्यू इट अपने 2 लॉ एंड अकाउंट्स करके कि मैं नहीं कर पाऊंगा 9 महीने में, पॉसिबल ही नहीं है, इतना मुझे टाइम लगता है पढ़ने में, मैं नहीं जल्दी जल्दी पढ़ सकता। सो आई न्यू मैं नहीं दूंगा, आई वाज लाइक कोई बात नहीं, स्किप कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। नाउ द थिंग इज, जो लोग नहीं कर रहे हैं रेगुलर कॉलेज, जो लोग या फिर कर रहे हैं कॉलेज बट एसओएल के थ्रू कर रहे हैं, ओपन लर्निंग के थ्रू कर रहे हैं, उनके लिए इट मेक्स सेंस इन द वे कि ईयर्स बच जाते हैं, बट ईयर्स ऑल्सो बच जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सी, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। राइट। आई वॉज टारगेटिंग फॉर अ रैंक फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, आई वॉज नेवर ऑफ द ओपिनियन कि मुझे पास होना है, कभी भी नहीं था मैं। अच्छा। इफ यू आर अ पर्सन जिसको, जो कॉलेज नहीं करता, जो अंदर से जानता है कि यू कैन गेट अ रैंक, देन स्किप एन अटेम्प्ट एंड माइट एज वेल एम फॉर अ रैंक, बिकॉज ये अच्छी बात है, बुरी बात है, एंड यू कैन रिलेट टू दिस वेरी स्ट्रांगली। द रैंक प्रिविलेज यू गेट आफ्टर यू गेट अ रैंक कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कभी भी। Right, right. So there have been people who've received AIR1 who haven't done regular college, but वैसे ही skipped an attempt and got AIR1 उसके बाद. So the thing is, it's really not that big of a deal if you're skipping attempts, but हाँ, इसको डोंट मेक इट अ हैबिट कि हम ऐसे ही स्किप कर लेते हैं अटेम्प्ट, कि एक अटेम्प्ट स्किप करके भी एक ही ग्रुप देंगे, या फिर इफ यू नो फॉर अ फैक्ट कि तुम नहीं रैंक ला सकते, व्हिच इज परफेक्टली ओके, दैट्स, उसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, बट यू नो इट कि नहीं हो सकता, देन माइट एज वेल लाइक गेट ओवर विद दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल instead of unnecessarily clinging onto it, because then you're losing onto time. So it's basically which situation you are in. राइट राइट राइट। या देखो, आई फील ना इसका एक ही कंक्लूजन है, जब तक तैयारी ना हो पेपर नहीं देना चाहिए। सिंपल सा कंक्लूजन तो मेरे हिसाब से ये है। अब वो तुम्हारी अपनी जजमेंट है कि तुम्हारी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। सो अगर अभी आई थिंक हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यही उठा रहे हैं, मॉक टेस्ट। तो एक मॉक टेस्ट एक जरिया होता है जिससे तुमको पता चल जाता है कि क्या तुम रेडी हो पेपर देने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो तो तुम्हें पेपर दे के आने चाहिए। नाउ अर्जुन का ये था कि मैं तब रेडी मानूंगा जब मेरे हर सब्जेक्ट में कम से कम 70-80 नहीं आ रहे होंगे 100 में से, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई अब तो मेरी पक्का रैंक आने वाली है। ये किसी का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अगर हाँ मेरे 50 to 60s के बीच में भी आ रहे तब भी मैं कहूंगा तब भी मैं रेडी हूँ। या अगर कोई कह रहा है मेरे 40s to 50s में भी आ रहे हैं, मैं बाल बाल भी पास हो रहा हूँ मॉक टेस्ट में, तो भी कहेगा मैं रेडी हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ जब तक रेडी ना हो पेपर नहीं देना चाहिए। एंड रही बात डेफरमेंट की या उसके कॉन्सिक्वेंसेज की, तो यार देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर आर ऑलवेज बैड और वर्स देन एनीथिंग एल्स। मतलब अगर तुम तैयारी करके नहीं दे रहे पेपर और फेल हो जाओगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो अटेम्प्ट डेफर करना इज नॉट एन इशू आई थिंक एनी टाइम, उसमें कोई कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं मेन चीज, क्या मॉक टेस्ट मतलब as long as attempt deferment is not an issue, as long as you're not misusing attempt deferment, मतलब ये नहीं कि अपनी, because you know कि attempt deferment is not a problem तो पढ़ो ही ना and be like चलो कोई बात नहीं 6 महीने बाद दे देंगे, वो attitude भी नहीं होना चाहिए। You should never, मतलब अपने आप को कभी लूज नहीं छोड़ना, टाइट रखना है, टाइट रख के भी if you can feel you can do better then attempt deferment is cool, but इस ही चक्कर में you don't let the leash loose, because फिर आदत पड़ जाएगी अटेम्प्ट डेफरमेंट की। राइट, हल्का नहीं छोड़ना, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि अटेम्प्ट डेफरमेंट का फायदा इस तरह से नहीं उठाना कि भाई मैं बिल्कुल ही एकदम सो जाऊं और मेरे को पढ़ना ही नहीं है, अब आराम से देखी जाएगी जो होगा देखा जाएगा। राइट, आई थिंक दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट उठाते हैं जो मैं पूछ रहा था कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है सीए इंटरमीडिएट में। मतलब
हाउ इम्पोर्टेंट इज टू गिव अ मॉक फॉर एनी सब्जेक्ट? कितने मॉक्स दिए थे आपने? Oh God, mock tests are very important. Mock हाँ, tests मैंने 12th में भी दिए थे, फाउंडेशन के लिए भी दिए थे, मैंने इंटर के लिए भी दिए हैं. For that matter, इंटर के लिए I gave 30 to 40 mock papers अरे total बाप मिला रे। के. Around 35 to 40 mock papers. Also because of the fact that I'm weird and I enjoy giving papers. पता नहीं क्यों, but मुझे बहुत मजे आते papers देने में. So I राइट। always enjoy giving papers. But it's very important because ये जो होता है ना कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कितने रिविजन्स लगाने होते हैं टू हाँ, पास द एग्जाम्स या टू गेट अ रैंक या टू गेट AIR1, जिसका कोई आंसर नहीं होता. हाँ, इसका कोई आंसर नहीं होता. बट a very good way of revising the entire syllabus in 3 hours is a mock test paper. तो पूरा just think about it, इतना huge syllabus जो सब लोग इतना कहते हैं so difficult to revise 1.5 दिन में, वो 3 घंटे में revise हो रहा है and you're done with it. So डेफिनेटली। that is the biggest plus point of mock papers, apart from the fact that you can play a lot with presentation, you can play a lot with stress management, time management, वो तो obvious benefits तो है. रहते हैं। इंजॉय गिविंग मॉक टेस्ट यार, ये ना पता है बहुत लोग पता नहीं क्या क्या लिख के जाएंगे कमेंट सेक्शन में, इंजॉय गिविंग मॉक टेस्ट और पेपर में। बताओ एक बात क्या है, इसके पीछे ना एक बहुत गहरी बात छुपी है, वो है क्वालिटी ऑफ स्टडी। जिसकी पढ़ाई अच्छे से हो रखी होती है ना, उसको पेपर देने से कभी डर ही नहीं लगता। मैं सच्ची बात बताऊं, ये रियलिटी है। जब आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो, आपने 8 सब्जेक्ट को इतनी बार रिवाइज कर रखा है, इतनी बार पढ़ रखा है कि बस गया आपकी नसों में, तो उसके बाद कभी पेपर देने में वो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक अपन ने प्रिपरेशन लेवल पे तो आई थिंक हर चीज को टचअप कर लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया है। बट क्या फायदा उस प्रिपरेशन का कि अगर आप एग्जाम डेज में ही हार मान जाओ और एग्जाम डेज में ही आप अच्छा ना परफॉर्म कर पाओ। तो ये बात बताओ यार, वो कैसा रहता है समय जब हम वो 15-16 दिन अच्छे से, मतलब इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर ना, जब स्टार्ट होता है कब एंड वो होता है। तो इट इज वॉकिंग थ्रू फायर. वो दिन तो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता. वो तो जो इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा के थ्रू यू हैव टू गो थ्रू, किसी तरह खत्म हो जाए वो दिन. हाँ। सो उसमें कुछ नहीं है. उसमें यू जस्ट हैव टू मोस्ट इम्पोर्टेंटली होल्ड ऑन टू योरसेल्फ. हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे. एक एक करके कम ही हो रहे, एग्जाम्स बढ़ नहीं रहे हैं. सो हो जाएगा. इट्स जस्ट दैट डोंट बी टू प्लान टू मच उन 1.5 दिन के लिए. मैं क्या करता था, mom used to come and pick me up from my this thing, क्या कहते हैं, एग्जाम सेंटर. तो मॉम के साथ हेलो हाय कर दी, बोला कि पेपर कैसे गया कैसा नहीं गया, नेवर डिस्कस द पेपर. एंड गाड़ी में ही ऑल यूट्यूब पे 50 वीडियोस आ जाती थी, नेक्स्ट 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी, एंड वो देख लो. कोई भी एक वीडियो दैट यू ट्रस्ट, यू नो, एक मोटा मोटा प्लान, उसको अपने हिसाब से ट्वीक अप कर लो एंड जस्ट कंटिन्यू फॉलोइंग इट. आई वुडंट रेकमेंड एनी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की प्लान करके जाओगे, बिकॉज वो जो 1.5 दिन है ना, वो जब उसमें होगे तो ही पता चलेगा क्या होते हैं वो 1.5 दिन. सो फॉर सम सब्जेक्ट्स विल बी वेरी प्रिपेयर्ड. जैसे लॉ मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था, कॉस्टिंग की पूरी मैंने ICAI मॉड्यूल कर ली थी. आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. बट देन फॉर सम सब्जेक्ट जैसे टैक्स, मैंने DET हार्डली स्टार्ट किया था अगले दिन की शाम तक, एंड EIS SM में के दिन आई ब्रोक डाउन पिछले दिन, एंड आई डिसाइडेड कि मैं पेपर ही नहीं दूंगा. मैंने जिस दिन पेपर था उस दिन सुबह तक मैंने EIS के सिर्फ 2 चैप्टर्स रिवाइज किए थे, 3 EIS के चैप्टर्स, पूरा SM मेरा रहता था. सो इट रियली डिपेंड्स उन सब्जेक्ट्स में क्या मेंटल स्पेस है. बट आई वुड सी कि ट्राई टू टच एवरी टॉपिक, बिकॉज ये एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि जो चीज उन 1.5 दिन में नहीं टच करते हो याद नहीं रहती, विच इज नॉट ट्रू. ऐसा नहीं होता, बट एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है. सो try to touch every topic, but most importantly, when you're at the exam center, don't take a book in your hand. मैं अपनी सारी बुक्स गाड़ी में छोड़ के जाता था, एंड आई रिमेम्बर मैं वहां पर एग्जाम सेंटर में आधा घंटा जो भी बाहर खड़े रहता होता था, आई यूज्ड टू कीप वॉकिंग एंड सिंगिंग अ सॉन्ग एंड जस्ट, बिकॉज लास्ट मोमेंट टेंशन से कुछ नहीं होगा, मेसअप ही होगा सब. सो लास्ट में रिलैक्स, डोंट गो विद लास्ट मोमेंट. देख लो फॉर्मूला 1, उससे वो याद नहीं रहता फॉर्मूला, और फॉर्मूला भूल जाओगे. सही बात है. सो यू सेड कि बिफोर EIS SM यू ब्रोक डाउन. भाई ब्रोक डाउन क्या हुआ, मतलब what was that broke down story? मतलब I was having like I was having a lot of other issues in general also. उस टाइम पे the पढ़ाई, obviously I had given a lot of papers, 6 papers हो गए थे, प्लस इस बारी ICAI ने भी नई चीज की हमारे साथ. एडवांस अकाउंट्स के लिए 2 दिन ना देख के 1 दिन दिया, तो that break which we generally get, we never got that break, so continuation में हो गया. So and apart from other reasons also which were going on,
I remember at one time, mom was like looking for me and she couldn't find me. And then she went पीछे घर के पीछे and I was sitting on the floor with my head in my hand and I'm like, bro, I'm not giving the paper done. नहीं दे रहा मैं. And she freaked out. She's like, क्या मतलब पेपर नहीं दे रहा? मतलब मुझसे नहीं हो रही थी पढ़ाई. जैसे हो जाता ना, एक बार you just stop. चलती हुई गाड़ी का इंजन बंद हो गया टाइप्स. So that had happened. बट क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया. अब अगले दिन देन आई रिवाइज द एंटायर एसएम जल्दी से एंड फ्लिप थ्रू व्हाटएवर ईआईएस दैट आई कुड. आल्सो आई गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन ईआईएस एसएम बिकॉज़ ऑफ दैट एंड आई वाज स्कैर्ड टू डेथ मैं फेल ना हो जाऊं उसमें. बट मैं नहीं हुआ. आई गॉट गुड मार्क्स. सो ये तो होता रहता है, कोई ना कोई एग्जाम हमेशा से. राइट. लोएस्ट मार्क्स इन ईआईएस एसएम. तो पहले एक बात बताओ यार, लोएस्ट मार्क्स कितने थे और बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स थे? आई थिंक हमने ये क्वेश्चन तो अभी तक पूछा ही नहीं है, मेन चीज जो है. ओके मुझे याद नहीं. ASSM. Okay, I'll just go. I think सीधा ही. हाँ. Accounts में I think I got 88. अरे बाप रे. Law में I got 80. Costing में I got 91. Tax में I got 87. Advanced accounts 85. Audit 85. ASSM 75. FME को 83. FME को 83. यार इतने ज्यादा वेरिएशन है मार्क्स में, ये याद रखना मुश्किल था या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले? Oh God, that is $1 million question. I would still say standard costing. फॉर्मूले, राइट. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, पता नहीं क्या कैलेंडर, क्या कैपेसिटी, क्या क्या चलता है उसमें. एक बात बताओ, आठों पेपर में से कोई ऐसा पेपर आया था बड़ा अतरंगी सा? मतलब आई थिंक आठों पेपर तो रोजी नहीं हो सकते. कॉस्टिंग. अच्छा, कॉस्टिंग टफ पेपर आया था इस बार. सबसे हाईएस्ट भी उसमें है. बट अच्छा, कॉस्टिंग वाज वन सब्जेक्ट जो बिल्कुल मतलब देवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर इन द पेपर मैंने लाइफ में देखे भी नहीं थे कभी. सो उस टाइम जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम दिमाग लगा के किया मेरे, एंड मेरे उसमें सबसे ज्यादा भी आ गए फॉर सम रीजन. सो कॉस्टिंग वाज वन पेपर. दूसरा पेपर जो बहुत अतरंगी मुझे लगा, दैट वाज ऑडिट. बिकॉज ऑडिट में सब लोग बहुत रोए आफ्टर द पेपर कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है, जबकि फॉर मी ऑलमोस्ट पूरा पेपर आईसीआई मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट आया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज मैं पूरी आईसीआई मॉड्यूल करके आया था. क्या बात है, क्या बात है शेर पुत्र. सही है, बहुत ही बढ़िया. नहीं यार सही बात है ना, आईसीआई का एग्जाम है, आईसीआई की मॉड्यूल करके गए, आंसर लिख के आए, आईसीआई के एग्जाम में रैंक 1 आ गई. इससे सिंपल कोई प्रोसेस हो सकता है? मेरे को तो नहीं लगता. वही. बहुत ही बढ़िया. सो नाउ अब अपना जो ये कॉन्वर्सेशन है उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रैपिड फायर. ठीक है, अपन 4 सवाल पूछेंगे एंड यू हैव टू क्विकली आंसर देम. ठीक है, कोई टाइम नहीं लेना, दिल में जो बात आ रही है वो बताना है. What is more difficult? You have to answer. What is more difficult? Impressing a girl or cramming EISSM? Cramming EISSM. Okay. किसने ज्यादा सताया, लॉ और ऑडिट? बिकॉज बोथ आर थियोरेटिकल. Good question. Audit. What hurts more? Studies, मतलब पढ़ाई करते वक्त जो मेहनत लगती है वो, या रैंक 1 लाने के बाद दोस्तों को पार्टीज देना? Why is this difficult? Rank 1 के बाद पार्टी देना, because I feel I should receive a party. Right. मैं क्यों दे रहा हूँ सबको पार्टीज? Last question, you have to rate which one was मतलब more important for you. When you got rank 1, 2 चीजें हुई. एक तो आईसीआई से कॉल आई, दूसरा पेरेंट्स के इमोशन. क्या चीज ने ज्यादा खुश किया? Parents' emotions, obviously. No comparison to that. Right. So thank you so much, Arjun. I think it was great connecting with you. You shared a lot of insights with such amazing honesty. So thank you so much for being so candid. And I hope कि काफी सीए इंटर स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा. And they would have learned a lot from you. Thanks a lot for sharing your learnings with us. Thank you so much for inviting me. Thank you, buddy. Yeah, bye.